मैं पिछले लगभग एक दशक से इस्लाम के खतरों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इस्लामवादियों से बहस किया करता था जो गर्व से इस्लामी प्रथाओं जैसे बाल विवाह, पत्नी की पिटाई, समलैंगिकों को छत से फेंकना, धर्म त्यागियों या यहाँ तक कि इस्लाम के असंतुष्टों को मारना का बचाव करते थे। और मैं सोचता था आखिर ज्यादा पश्चिमी लोग इससे चिंतित क्यों नहीं हो रहे हैं। खैर, वे इसे आत्मसात कर रहे थे और मुझे हमेशा पता था कि देर सवेर और भी ज्यादा लोग इस्लाम की हकीकत को समझने लगेंगे, क्योंकि अब तक मुसलमान बस अपने विचारों का खुलेआम और गर्व से प्रचार करते आ रहे थे, सोचते हुए कि इस्लाम के पास समाधान है। यही वजह है कि मुसलमान आपको बताते रहे हैं कि इस्लाम हर घर में पहुंचेगा, क्योंकि वे सच में इस पर विश्वास करते हैं। और मेरी तरह के लोगों और इस्लाम के कुछ अन्य आलोचकों की निराशा के बावजूद, उनमें से ज्यादातर ईसाई थे और कुछ पूर्व मुसलमान थे, मुझे पता था कि किसी न किसी समय हमारी मेहनत रंग लाएगी। और मुझे लगता है कि वह समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब पहले से कहीं ज्यादा लोग इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, और वह भी अच्छे तरीके से नहीं। हाँ, आपके पास हमेशा की तरह वामपंथी जोकर है जो इस्लामवादियों का बचाव और समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वे ही अकेले नहीं हैं। प्रतिनिधि एंडी ओगलेस का ये ट्वीट देखें। मुसलमानों का अमेरिकी समाज में कोई स्थान नहीं है। बहुलवाद एक झूठ है। इन लोगों ने ऐसा अन्य गैर शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों के बारे में नहीं कहा, लेकिन मुसलमानों के कारण और भी अधिक लोग बहुसांस्कृतिकता के विरोधी बन रहे हैं, और इसके पीछे अच्छे कारण है। या तो आपको नस्लवादी या संकीर्ण सोच वाला कहा जाता है, या आप विलुप्त हो जाते हैं। इस्लाम ने पश्चिम पर प्रभुत्व जमाने के अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। अब तक वे केवल इस बारे में बात कर रहे थे कि वे अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं, और अमेरिकी मुसलमानों को ऐसे कदम उठाने होंगे और उस रिश्ते को बदलना होगा। लेकिन हम ये केवल सड़कों पर रहकर नहीं कर सकते। हमें कांग्रेस के गलियारों में भी होना होगा, हमें न्यूज रूम्स में भी होना होगा, हमें क्लासरूम्स में भी होना होगा, हमें किताबों में भी होना होगा, और हमें अदालतों में भी होना होगा, और जनमत की अदालत में भी। इसके लिए हमें संगठित होना होगा और हमें अच्छे योजनाकार भी होना होगा। उन्हें अच्छे योजनाकार होना चाहिए, और वे अच्छे योजनाकार हैं। यही बात वे खुलकर कह रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि इस्लाम यहाँ रहने के लिए है। आप जानते हैं कि वो कई अलग अलग धर्मों के साथ सह अस्तित्व में रहेगा, और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोस्त बन सकते हैं। ये धर्म दुनिया पर राज करने के लिए भेजा गया था, इसे श्रेष्ठ बनने के लिए भेजा गया था, हर दूसरे धर्म के प्रकाश को बुझाने और उस पर श्रेष्ठ बनने के लिए। लेकिन हम इसे कहने में शर्माते नहीं हैं, और हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं लगती कि ये धर्म प्रभुत्व के लिए भेजा गया है। हर दूसरे धर्म को मिटाने, उसे समाप्त करने, उसे ढकने, उस पर श्रेष्ठ बनने। लोगों को हर धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए भेजा गया है। और अगर इसे हासिल करने के लिए लड़ाई की ज़रूरत है, तो इसे हासिल करने के लिए लड़ाई की ज़रूरत है। क्योंकि जिहाद का हुक्म दिए जाने का सबसे बड़ा उद्देश्य अल्लाह के शब्द को सबसे ऊंचा और काफिरों के शब्द को सबसे नीचा बनाना है। तो मुसलमान ये बातें लगभग 2 दशकों से कह रहे हैं, और उनका पहला प्रोजेक्ट यूके में और ज़्यादातर यूरोप में काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। फ्रांस में इस समय उनके पास वास्तव में एक सैन्य योजना है अगर फ्रांस में इस्लामी अलगाववादी विद्रोह शुरू हो जाता है, और मुझे यकीन है कि दूसरे पश्चिमी देशों को भी जल्द ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और इसका सबसे भयानक और सबसे हिंसक रूप अमेरिका में देखने को मिलेगा। लेकिन इस ट्वीट को फिर से देखिए, 27 मिलियन व्यूज़। ट्विटर पर 27 मिलियन व्यूज़ का मतलब है कि सैकड़ों मिलियन लोगों ने यह संदेश सुना है, सीधे ट्विटर पर नहीं बल्कि दूसरे माध्यमों से भी, क्योंकि ट्विटर पर आपको प्रभावशाली लोगों के आधिकारिक बयान मिलते हैं। पश्चिमी देश और गैर मुस्लिम दुनिया अपनी मूल संस्कृति का पूरी तरह विघटन देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि सड़कों पर क्या हो रहा है। वे देख रहे हैं कि उनके कस्बे और शहर कैसे इस्लामी घेट्टों में बदलते जा रहे हैं, और आपको इसे एक इस्लामी दृष्टिकोण से देखना होगा। बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। पश्चिम ने पिछले करीब 150 वर्षों से दुनिया पर राज किया है, और अगर आप इससे पहले के 100 साल और जोड़ दें जब पश्चिम ने दुनिया पर राज करना शुरू किया, इस्लाम कभी दुनिया में एक प्रमुख शक्ति हुआ करता था, इसका भी बराबरी का स्थान हुआ करता था। लेकिन 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी से इस्लाम दबने लगा। इसने अपनी शक्ति और प्रभाव खो दिया। जरा सोचिए, इससे पहले के 1200 वर्षों तक इस्लाम ने न केवल अपने आसपास के क्षेत्रों पर बल्कि पश्चिम पर भी दबदबा बनाया हुआ था। पूर्वी यूरोपीय राज्य उस्मानी साम्राज्य के उपग्रह राज्य थे। इस्लाम स्पेन तक पहुंच गया था और फिर उन्हें पीछे धकेल दिया गया, लेकिन वे फिर भी मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका पर हावी रहे।
जब तक कि पश्चिम में पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन नहीं आया। वैज्ञानिक क्रांति और फिर जाहिर है औद्योगिक क्रांति आई और फिर पश्चिम ने न केवल इस्लाम के खिलाफ पलटवार करना शुरू किया बल्कि मुस्लिम दुनिया पर भी हावी होना शुरू कर दिया। फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने इस्लामिक क्षेत्रों पर उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। इस्लाम को अपमानित किया गया और इस्लाम के ताबूत में आखिरी कील 1918 में ठोंकी गई, जब उस्मानी साम्राज्य को हराया गया और वो बिखर गया। अब जरा सोचिए, 1918 में तभी दुनिया वास्तव में राष्ट्र राज्यों के युग में प्रवेश कर गई थी। मुसलमानों का मानना है कि यह विचार खिलाफत को टुकड़ों में बांटने और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए लाया गया था। एक बड़े मजबूत इस्लामी खिलाफत के बजाय अब उनके पास ये छोटे छोटे राष्ट्र राज्य है जो पश्चिम के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकते। चाहे ये सच हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो ये है कि इस्लाम का अपमान हुआ। इस्लाम का विश्व मामलों में कोई बड़ा प्रभाव नहीं रहा है, कम से कम 1918 से। नई विश्व व्यवस्था को पश्चिम द्वारा बहुत सोच समझकर तैयार किया गया था और इस्लाम अपनी स्थापना के बाद पहली बार इस बात में पूरी तरह से बेअसर था कि हमें अपनी दुनिया कैसे चलानी चाहिए। चीन 19वीं सदी से लेकर सीसीपी के उदय तक के समय को संदर्भित करता है। चीन 1850 से 1950 की अवधि को अपमान का शताब्दी कहता है। ठीक वैसे ही पिछली शताब्दी मुसलमानों के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए अपमान की शताब्दी थी। उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन कुछ हुआ। पश्चिम बहुत सभ्य हो गया, वह खुद को लगातार उदार बनाता गया और फिर उसने बहुसांस्कृतिकता या बहुवाद के विचार को अपनाया और इसने इस्लाम के लिए दरवाज़ा खोल दिया। इस्लाम, जो अपनी सेनाओं के जरिए पश्चिम को जीत नहीं सका, अब आप्रवासन के माध्यम से पश्चिमी सभ्यता के केंद्र में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया और मुसलमान अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसे देखिए। यूरोप को बलपूर्वक जीतने की हमारी 700 साल की कोशिश नाकाम रही। उन्होंने कुछ गलत किया, बहुत गलत किया। उन्होंने कई सालों तक युद्धों के जरिए यूरोप को जीतने की कोशिश की, सिर्फ युद्धों के जरिए। ये पश्चिम पर इस्लाम की नर्म फतेह है। मूल रूप से हम जो इस्लामी, और फिर से मैं एक रूढ़िवादी मुसलमान हूं, जो हम पिछले मान लीजिए 20 सालों में नहीं कर पाए, अब पश्चिम हमारे लिए वो सब मुफ्त में कर रहा है और उसके लिए पैसे भी दे रहा है। अल्लाह ने उन्हें काफिरों से जीविका कमाने की इजाजत दी है जब वे उन्हें अधीन कर रहे हों। तो इसमें एक तरह का परजीवी जैसा रवैया था जिसमें वे मेजबान देश पर पल सकते हैं, जहां उनका लक्ष्य अंततः मेजबान संस्कृति को समाप्त करना और उसकी जगह इस्लाम को स्थापित करना है। वे सचमुच आपको बता रहे हैं कि उनकी योजनाएं क्या है। सचमुच बिल्कुल भी शर्म नहीं है। यहाँ समझौते के प्रकार होंगे। क्या आप नहीं समझ सकते कि ये एक दीर्घकालिक लक्ष्य है? अब ये यूके में है और यूके एक बहुत अलग मामला है, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि वहाँ कुल आबादी का 6% मुस्लिम है। और बहुत अलग मामला है। यूके अमेरिका से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी संख्या ज्यादा है। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, अकिंगस्टर, ब्रैडफोर्ड और लंदन जैसे प्रमुख शहरों में मुस्लिम आबादी दोहरे अंकों में है। कनाडा एक और उदाहरण है। कनाडा, क्या दर्शकों में कोई कनाडाई है? मिसिसागा, कैलगरी, मिसिसागा में मुस्लिम आबादी 15% है, जो कि बहुत ज्यादा है। पूरे 15% मुस्लिम। चौंकाने वाली बात। ये बात उन बेवकूफ वामपंथियों को कैसे परेशान नहीं करती? कैसे? आपको क्या लगता है वो क्या करने वाले हैं? वो अपना ध्यान अपनी संख्या बढ़ाने पर लगाए हुए हैं। उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि उनका अंतिम लक्ष्य क्या है। ये आत्मघाती सहानुभूति से भी आगे है। पूरा एक इलाका है, आप जानते हैं, जहां 400 दुकानें हैं। यह आत्मघाती सहानुभूति नहीं है, यह जरूर आत्मघाती सनक होगी। वहां अरबों की दुकानें दिखती हैं। 400 उस इलाके में उसे फिर से क्या कहते हैं? रिजवे। हाँ, रिजवे और वॉलनट। जैसे यकीन नहीं होता, वहां जाओ तो लगता है जैसे कराची में हो या हैदराबाद या कुछ ऐसा ही। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया था। हैम्बर्ग और बर्लिन 10% से ज्यादा मुस्लिम है। जब मैं हैम्बर्ग में गाड़ी चला रहा था तो मेरे मेजबान ने मुझसे कहा, इसी एक सड़क पर जिस पर हम जा रहे हैं, यहाँ 50 से ज्यादा मुसल्ला हैं। कुछ ही मील में एक ही सड़क पर, एक मुख्य सड़क पर 50 जगहें नमाज पढ़ने की। मैंने कहा, नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। 15 नहीं 50। उन्होंने कहा,
फ्रैंकफर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र है, आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। अनुमान है कि फ्रैंकफर्ट की 15% आबादी मुस्लिम है। अविश्वसनीय। फिर से आंकड़े यही बताते हैं और आप इसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ। वे अपनी सेनाओं के बल पर इसे नहीं जीत पाए, जबकि वे इसकी कोशिश करते रहे थे। वे लंबे समय से इसी की विकृत कल्पनाएं करते रहे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पश्चिम बहुत उदार हो गया था। पश्चिम ने बहुलवाद में विश्वास किया और उन्होंने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भर के लोग आ सकते हैं और पश्चिमी बहुलवाद से लाभ उठा सकते हैं और सब कुछ ठीक रहेगा। अब जागने का समय आ गया है दोस्तों, यह बेफिक्र रहने का समय नहीं है। मैं आपको ऐसी सैकड़ों वीडियो दिखा सकता हूं जहां उन्होंने सचमुच आपको बताया है कि उनकी योजनाएं क्या हैं, और अब हम देख रहे हैं कि ये योजनाएं साकार हो रही हैं। मैं कहने को मजबूर हूं कि यह धीमी गति से हो रहा है, लेकिन नहीं, यह तो धीमी गति से भी नहीं है। वास्तव में उनकी योजनाएं अविश्वसनीय तेजी से साकार हो रही हैं। पहले उन्होंने सादिक खान को बैठाया और फिर ममदानी को। आप जानते हैं, वे लिपस्टिक लगाने वाले मुसलमान। यह सोच लेना गलत नहीं होगा कि नहीं, शायद वे नाम के मुसलमान हैं और वे बस बुद्ध, गांधी और मोहम्मद का हवाला देते हैं, और आप जानते हैं वे वास्तव में समाजवादी और कम्युनिस्ट हैं। यह पहली अवस्था थी, बस आपकी चौकसी ढीली करने के लिए। और अब वे कट्टर इस्लामवादियों को ला रहे हैं जो अपनी राजनीति में फिर से हिंसा लाने की बात कर रहे हैं, जो अरबी में कुरान का हवाला दे रहे हैं ज्ञान के स्रोत के रूप में। और फिर हमारे पास ऐसे मूर्ख लोग हैं, बस उसके तर्क को देखिए। कृपया कोई मुझे समझाए कि डियरबॉर्न मिशिगन में मुस्लिम लोगों का होना बुरी बात क्यों है। वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कोई मुझे गलत साबित करे। मुझे बस समझ नहीं आता कि इतनी नफरत और नस्लवाद क्यों है। और बस मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि मुसलमान डियरबॉर्न या डेट्रॉइट पर कब्जा कर रहे हैं। जो भी हो, मुझे समझ नहीं आता। जब कोई सभ्यता इस स्तर की मूर्खता तक पहुंच जाती है तो शायद वह जीते जाने के लायक ही होती है। लेकिन अच्छी बात यह है, मेरी राय में उनकी संख्या घटती जा रही है। साधारण वामपंथी, साधारण उदारवादी जो सच में नेक इरादों वाले हैं। मेरा मतलब है, इस महिला ने पारंपरिक पश्चिमी मूल्यों के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं कहा। हमें नस्लवादी नहीं होना चाहिए, हमें सभी को अपनाना चाहिए, लेकिन उसे शिक्षित करने की जरूरत है। उसे दिखाने की जरूरत है कि जब इस्लाम हावी हो जाता है तो क्या होता है। आप किसी व्यक्तिगत मुस्लिम के पीछे नहीं जा रहे हैं। कोई एक मुसलमान अच्छा इंसान हो सकता है या बुरा इंसान हो सकता है, लेकिन जब वे एक साथ सामूहिक रूप से जहां भी बड़ी संख्या में मुस्लिम होते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। खेल खत्म हो जाता है। लेबनान को देखिए, क्या हुआ। लेबनान के साथ क्या हुआ, ईरान के साथ क्या हुआ, देखिए। लंदन के कुछ हिस्सों में क्या हो रहा है, देखिए। और उनके सवाल का जवाब देने के लिए मुसलमानों के काबिज होने में क्या गलत है, और वो एक महिला है, शायद इसका जवाब यही है। पति की शारीरिक जरूरतें होती हैं और वह खुद को पति के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं है। क्या उसके पास कोई बहाना है, कोई मेडिकल बहाना, कोई वैध बहाना? नहीं, वो बस नहीं चाहती। तो अगर उसके पास कोई मेडिकल बहाना नहीं है, कोई मानसिक बहाना नहीं है, कोई भी बहाना नहीं है, उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वह खुद को यौन संबंध के लिए उपलब्ध ना कराए। हमारे पास सीमित साधन है। अगर आप इस स्थिति को हल करना चाहते हैं तो पहले कदम से शुरू करें। आपका रवैया सबसे अच्छा है। तुम जानते हो, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो और उसे खुश करने की कोशिश करो। देखो उसे क्या परेशान कर रहा है। मान लो कि तुमने पहला कदम आजमाया, सच में किया, तुमने अपनी हद से बाहर जाकर कोशिश की, उसे खुश करने और हालात सुधारने की कोशिश की। वो फिर भी जिद्दी है, वो तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना चाहती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लापरवाही बरत रही है, वो खुद को उपलब्ध नहीं कर रही है। दूसरा कदम क्या है? और बिस्तर में उनसे दूरी बना लो। अगला कदम है कि अब आप उस पर दबाव डालना शुरू करें। उसे यह बताबे कि उसका रवैया स्वीकार्य नहीं है। उसे मूल रूप से अपने पैर फैलाने होंगे। अगर वो काम नहीं करता तो कुरान कहता है वद्रीबहुम, उन्हें मारो। अगर वो भी काम ना करे तो आखिरी उपाय के तौर पर उन्हें मारो। हिटलर को मारो। तो ये महिला कह रही है, मुसलमानों के काबिज होने में क्या बुरा है? यही बुरा है। मेरा मतलब है, नारीवादी, काले लोग, गजा के समर्थक, समलैंगिक, आप लोगों को इस्लाम के खिलाफ सबसे पहले खड़ा होना चाहिए।
इसी वजह से आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस्लाम आपके देश पर कब्जा कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे विश्वास है कि और भी ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अब पहले से कहीं ज़्यादा लोग इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैंने इसके बारे में बात करना शुरू किया था तो ज़्यादातर पश्चिमी लोग नज़रअंदाज कर देते थे, क्योंकि आप जानते हैं ये असभ्य माना जाता था। हम किसी भूरे आदमी के धर्म के मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे। ये है, मैं नस्लवादी नहीं बनना चाहता, मैं नस्लवादी या इस्लामोफोब जैसा नहीं दिखना चाहता। मेरी नौकरी जा सकती है, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वे मुद्दे उठा रहे हैं जो हमने लगभग 10 साल पहले पेश किए थे और कुछ अन्य लोगों ने उससे भी पहले पेश किए थे, जैसे कि ये सवाल मुसलमानों से पूछो, उन्हें असहज महसूस कराओ। अगर वे किसी चीज में विश्वास करते हैं तो उन्हें उसे कहने पर मजबूर करो। किसी बात पर सहमत हो जाओ। अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे से शादी करने पर सहमत हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। उस मामले यही में मेरी किताब बच्चों है। के साथ सेक्स करना ठीक है। हाँ, नहीं देखिए फिर से अभी कहा 100%। देखिए ठीक है ठीक है, यहाँ समस्या है। यहाँ आपका समस्या नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ईदर, ठीक है। हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अभी तुम्हारे अंदर एक आंतरिक संघर्ष चल रहा है और मैं देख सकता हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि बच्चों के साथ सेक्स करना गलत है। हर परिस्थिति में तुम जानते हो कि ये गलत है। बहुत सारे मुसलमान हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी आदेश दिया है उसका दुरुपयोग करते हैं। वे उसका दुरुपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे कहते हैं ये कुरान में है। फिर भी लेकिन दोस्त, यही तुम वजह जानते है हो ये ये ऐसा है। हर हालात में बच्चों के साथ सेक्स करना गलत है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इससे जूझ रहे हो। शादी के बाहर गलत है, किसी भी 100% हालात में, पूरी तरह शादी से के गलत। अंदर या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे सीने में तुम जानते हो कि हर हालात में बच्चों के साथ सेक्स करना गलत है। ये उस आदमी की अच्छी फितरत बाहर आ रही है। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचता। उसे देखो, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। और इसी वजह से तुम्हें भी जाना चाहिए। दुकान पर जाओ और तुम्हें इनमें से एक खरीदना चाहिए। इसका एक और वर्जन था जिसमें वो सच में कहता है, नहीं, मोहम्मद ने 9 साल की लड़की से शादी की थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये वही मुस्लिम आदमी था या कोई और मुस्लिम आदमी था। उन्हें असहज महसूस कराओ, उनसे ये सवाल पूछो, क्योंकि देखो, दुनिया सच जानने की हकदार है। अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हैं तो उसे खुले तौर पर स्वीकार कीजिए और उसे कहिए। यही वजह है कि मुझे लगता है अब्दुल अल सैयद को बहस में बहुत आसानी से हराया जा सकता है। इस्लाम के शर्मनाक राज उजागर करो, उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं होगी, उसे मजबूरन उसका बचाव करना पड़ेगा।